Welcome back to the channel, बच्चों. If you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12th all subjects. Welcome to the part 3 of your chapter number 2 of history class 10th, which is nationalism in India. I hope आपने पहले के 2 पार्ट देख लिए होंगे. ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है और तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट. तो अब हम बढ़ते हैं रोलैक्ट एक्ट की तरफ. अब ये क्या होता है, जैसे कि इतने सारे नेशनलिस्ट बढ़ रहे थे देश में, नेशनलिज्म बढ़ रहा था देश में, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बढ़ रहे थे देश में. तो अब ब्रिटिशर्स को लगा हमें भी कुछ करना चाहिए इनको सप्रेस करने के लिए. तो उन्होंने एक एक्ट निकाला विच वॉज द रोलैक्ट एक्ट. व्हाट वॉज द रोलैक्ट एक्ट? भाई, रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिशर्स किसी को भी, यानी किसी को भी प्रिजन में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल. अभी मान लो एक चोर है, उसने चोरी की, ठीक है. अब उस चोरी के बाद उसके पास पहले तो पुलिस को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए. पुलिस उसको अरेस्ट करेगा, अरेस्ट वारंट होगा तो उसके बाद कोर्ट में जाके ट्रायल्स होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो गिल्टी है कि नहीं. लेकिन रोलैक्ट एक्ट में क्या होता था, कोई भी नेशनलिस्ट को, मतलब कि जो भी देश के लिए लड़ रहा है, कोई भी इंडियन को आप 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल आप जेल में डाल सकते हो. तो ये था रोलैक्ट एक्ट. गांधी जी भी इसके अंडर में 2 साल के लिए जेल गए थे. उसके बाद क्या हुआ था, रोलैक्ट एक्ट में ही मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था. मार्शल लॉ. और इस मार्शल लॉ को ना ब्लैक लॉ भी कहा जाता था. इसके तहत कोई भी इंडियंस ग्रुप्स में खड़े होकर बात नहीं कर सकता, ना कि आप कुछ ग्रुप्स में फंक्शन वगैरह मना सकते हो, ठीक है. जैसे कि आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे अभी कोविड के टाइम पे ये लग रखा था सब तरफ कि भाई ये पाबंदी लग रखी थी कि आप वेडिंग्स में 50 लोग से ज्यादा को नहीं बुला सकते, आप ग्रुप नहीं बना सकते. वो डिफरेंट केस था कि वो मेडिकल केस था. लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स ने लॉ इम्पोज कर दिया था, हम जो भी करें इंडियंस ऐसा नहीं कर सकते. और मार्शल लॉ को इसीलिए ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, ठीक है. अब ये जो इम्पोज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. So, the Imperial Legislative Council, despite the collective opposition of Indian members, passed the Rolect Act. और उन्होंने रोलैक्ट एक्ट पास किया. इंडियन मेंबर्स ने इसका बहुत ज्यादा अपोज किया, बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने रोलैक्ट एक्ट पास किया. It allowed the British government to curb down political movements in the country and allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. यानी कि ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे. गांधी जी वॉन्टेड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉज. गांधी जी को एक सत्याग्रह की भाई हम इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, ये तो बहुत ही बेकार सा लॉ है. A non-violent civil disobedience movement was launched against the law on 6th April. Nationwide protests took place. The British government wanted to curb an upsurge, so they arrested leaders from Amritsar. Gandhi ji was detained to enter the Delhi. गांधी जी को मना कर दिया गया था कि आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, उन्हें पाबंदी लगा दी गई थी. और सारे लीडर्स जितने भी नेशनलिस्ट थे अमृतसर के, पंजाब के, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था. अब रोलैक्ट एक्ट लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, फिर आया हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है. जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत ही फेमस इंसिडेंट है. जो लोग पंजाब से, अमृतसर से होंगे उनको पता होगा, बहुत ही फेमस इंसिडेंट है. इवन यहाँ पे हुआ क्या था बच्चों कि बैसाखी का मेला लगा होता है. पंजाबियों के लिए बैसाखी का त्योहार होता है एक. तो बैसाखी का मेला, जिस दिन हार्वेस्ट काटी जाती है, फ्रेश हार्वेस्ट, उस दिन बैसाखी मनाई जाती है. तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था और लोगों को, विलेजर्स को इसके बारे में नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया कि हमें गैदरिंग्स करना अलाउड नहीं है. मेला लगा, बहुत सारे लोग आए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मेन, एवरीवन केम. एंड जैसे ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जनरल डायर उस समय एक मिनिस्टर थे, एक हेड थे पुलिस के, वो आए. उन्होंने एंट्री और एग्जिट ब्लॉक कर दी और ओपन फायरिंग करवा दी और मास मर्डर करवा दिया लोगों का. जो लोग शूट नहीं होना चाहते थे ब्रिटिशर्स के, तो वो लोग कुएं में कूद गए और वो कुआं सूखा हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई. और उसमें बहुत से बच्चों की जान गई, बहुत सारे ओल्ड पीपल की जान गई, मेन, वुमेन, एवरीवन डाइड.
और ब्रिटिशर्स को इसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। इवन आप अभी भी जलियांवाला बाग जाओगे, वहां के दीवारों पे गोलियों के निशान है एंड खून के धब्बों के निशान है। इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग ये इवेंट था। तो दिस वाज जलियांवाला बाग मैसेकेर। मासाकेर मतलब क्या होता है? मास किलिंग, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। The British government passed the Rowlatt Act in 1919, which gave them the power to repress any political activities and authorize the detention of any political prisoners without a trial of 2 years. ये रोलैट एक्ट लगा हुआ था। On 13th April 1919, the villagers attended the Baisakhi fair at the Jallianwala Bagh when the country wide martial law. Martial law imposed था, लेकिन लोगों ने बैसाखी फेयर ऑर्गेनाइज किया क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, उन्हें इस बात का पता नहीं था। जनरल डायर ब्लॉक द ओनली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पार्क एंड ओपन फायर एट द सिविलियंस। जनरल डायर आए अपनी ट्रूप के साथ, अपनी आर्मी के साथ एंट्री एग्जिट ब्लॉक किया और ओपन फायर डिक्लेयर कर दिया। He ordered open fire which killed thousands of men, women and children. Men, women, children, छोटे छोटे बच्चे सब मर गए। This brutal act enraged other Indians. There were nationwide partial attacks on government buildings and clashes. और जब ये न्यूज वाइड स्प्रेड हुई, लोगों का गुस्सा फूट गया। इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो पदवी थी, जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दी थी, वो भी वापस कर दी। और लोगों ने बहुत ज्यादा इसका अपोज किया, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई एंड बहुत ज्यादा कलेश हुए। और ये नतीजा निकला कि ब्रिटिशर्स को अब हमें देश से भगाना है और ब्रिटिशर्स के अंडर पे अब ये लोग नहीं रहेंगे। तो बहुत लोगों का गुस्सा था ब्रिटिशर्स के ऊपर जब जनरल डायर ने ये चीज की थी। तो द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री लाइक अ फायर। जलियांवाला बाग की जो न्यूज थी वो फायर की तरह पूरी कंट्री में फैल गई। पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड एंड स्ट्राइक क्लैशेस अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। पीपल ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, पुलिस स्टेशन वगैरह जला दिए एज अ गुस्सा। ठीक है। दिस वॉज अटर कंफ्यूजन एंड वायलेंस द कंट्री विच लेड टू द गांधी जी कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट। और गांधी जी को लगा कि मेरे लोगों का और ज्यादा नुकसान ना हो और लोगों की जाने ना जाए, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। Gandhiji then took up the Khilafat issue which brought unity amongst the Hindus and Muslims together. The Khilafat committee was set up in Bombay in 1919. Gandhiji urged the leader of National Congress to start non-cooperation movement in support of Khilafat and Swaraj. Swaraj मुझे मतलब होता है complete independence. अब हुआ क्या था बच्चों, टर्की में ओटोमन एम्पायर नाम का एक एम्पायर था, ठीक है, जिसके हेड थे खलीफा ब्रदर्स। और ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर के समय गिर चुका था। ठीक है। तो वो गांधी जी के पास आए थे और ये एक गांधी जी को अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन में हिंदूज थे या तो मुस्लिम्स थे। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए तो हमारे साथ लोग भी जुड़ जाएंगे और अगर यूनिटी हो जाए इन दोनों के बीच तो हम ब्रिटिशर्स को मिलके हरा पाएंगे। तो उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत कमेटी बॉम्बे में सेटअप की गई थी और गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस से ये अर्ज किया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी ने ये अर्ज किया नेशनल कांग्रेस से यानी अपने लोगों से कि वे लोग स्वराज के तरफ बढ़े और पीजेंट मूवमेंट को स्प्रेड करे। स्वराज के तरफ बढ़े मतलब कि स्वराज का मेन मकसद था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ओके, तो खिलाफत कमेटी सेटअप हुई थी। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक पे बढ़ते। ये सब भी मेन थे बट थोड़ा सा और मेन टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। which is Rowlatt Act is completed, non-cooperation movement is completed, civil disobedience movement. अब The non-cooperation movement was withdrawn in 1992 because it was taking a violent turn. अब क्योंकि वहां पे violent turn यानी कि लोग बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े में उतर गए थे, नॉन कॉपरेशन में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया यानी कि रद्द किया गया। उसके बाद इन 1928, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, in 1928 the century of Simon Commission arrived in India only to greet it by the slogan "Go Simon, go back." In December 1929, the Lahore Congress headed by Jawaharlal Nehru formalized the demand of पूर्ण स्वराज and complete independence. Okay, ये साइमन कमीशन थी क्या?
व्हाट वाज साइमन कमीशन? मान लीजिए आपके स्कूल में एक स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ग्रुप बनाना है कि भाई उसमें स्टूडेंट की बेहतरी होगी, लेकिन उसमें एक भी बच्चा नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो टीचर्स और बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट हैं और क्या चीजें हैं? तो स्टूडेंट्स को भी गुस्सा आएगा, भाई स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आप कमेटी बना रहे हो, स्टूडेंट ही नहीं है उसमें। तो उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाया। और साइमन कमीशन में था क्या कि साइमन कमीशन में उन्होंने ये दिलासा दिया इंडियंस को कि हम ये इंडियंस के वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, लेकिन उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। तो इस बात से इंडियंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि भाई तुम हमारे जब तक हमसे दुखी नहीं जानोगे तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसके हेड थे सर जॉन साइमन। और वे जब लाहौर आए, मतलब वे जब इंडिया आए, सॉरी, वे जब इंडिया आए तो उनका स्वागत किया गया स्लोगन से, लोगों ने स्वागत किया साइमन गो बैक या गो बैक साइमन के नाम से। और उस समय लाठीचार्ज हुआ, बहुत ज्यादा हाथापाई हुई लोगों के बीच, और उसमें बहुत सारे नेशनलिस्ट की जान भी गई। और तब तक जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस की नींव रख चुकी थी, कांग्रेस की नींव रख दी थी। और वे स्वराज के आइडिया को और ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे, यानी कि हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें ये थोड़ी मोड़ी आजादी नहीं चाहिए कि आप हमारे लिए वेलफेयर के लिए कमेटी बना दो, इंडिया के लिए अलग कमेटी बना दो, नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारी गवर्नमेंट चलेगी, ब्रिटिशर्स तो अब चलेंगे ही नहीं। ओके, अब आते हैं हम लोग बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जब ये साइमन कमीशन वाली चीजें हुई तो गांधी जी ने लॉन्च किया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि देखिए, ब्रिटिशर्स ने नमक पे टैक्स लगा दिया था इसके बाद, मतलब उनकी कारस्तानियां रुकी नहीं, ब्रिटिशर्स ने नमक पे टैक्स लगा दिया। और नमक गांधी जी को फील हुआ, सभी लोगों को, कि नमक जो है वो एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। मतलब एक ह्यूमंस के लिए नमक, माने गरीब भी यूज करता है, अमीर भी यूज करता है, नमक के ऊपर आप टैक्स कैसे लगा सकते हो? तो इस बात का गुस्सा पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया को था, एंड इवन महात्मा गांधी को भी था। तो उन्होंने सॉल्ट मार्च चालू किया। वे बोले कि मैं इस लॉ को तोड़ूंगा और हम इस लॉ को तोड़ेंगे, अब ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी इम्पोज किए जाने फालतू लॉ को हम नहीं मानेंगे और इसे तोड़ेंगे। In demand to abolish the salt taxes, primarily Gandhiji put 11 demands in front of Viceroy Irwin. In case the demands were not fulfilled, the Congress would start the Civil Disobedience Act. अब ये अचानक से चालू नहीं किया गया। महात्मा गांधी ने डिमांड रखी थी वाइस रॉय के सामने, जिसका नाम था इरविन, और उसके सामने डिमांड्स रखी थी, अपनी 11 डिमांड्स रखी थी, जो कि वे चाहते थे कि फुलफिल हो तो वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी मांगे नहीं मांगी, इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी टुक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट मार्च कहाँ से किया गया था? महात्मा गांधी से के साबरमती आश्रम से दांडी तक ये मार्च किया गया था। गांधी जी violated the salt laws by manufacturing salt from boiling water. The Gandhiji Irwin Pact was signed after enormous confusion in the country. The civil disobedience had lost its momentum by 1934. अब वहां गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट मार्च में जाके समुद्र से पानी लेके बॉईल करके सॉल्ट बनाया और उसे यूज किया, और इस तरीके से सॉल्ट लॉ को, सॉल्ट पे लगा हुआ टैक्स को ब्रेक किया। महात्मा गांधी डिमांडेड फ्रॉम लॉर्ड इरविन द वाइस रॉय विच इंक्लूडेड प्रोहिबिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। उन्होंने डिमांड पहले किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च किया। He began salt march with 78 volunteers from Sabarmati Ashram to Danti March to manufacture salt. वे 78 लोगों के साथ उन्होंने ये चालू किया था। वे बहुत ज्यादा चल के गए थे, कम से कम वे 10 मील डेली चलते थे, एंड लोग उनके साथ, वो जहां जहां रात ठहरते, लोग उनके साथ रुकते जाते, उनके साथ जुड़ते जाते, और वे सब दांडी पहुंचे, उन्होंने सॉल्ट बनाया और भाई सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। अब सिविल डिसोबीडियंस के लिमिट्स क्या थे? The Dalits wanted a separate electorate and demanded reserved seat in the educational institute. After the suspension of non-cooperation Khilafat movement, Muslims felt aligned from the Congress, where there were tension between Hindu and Muslims. अब हिंदू और मुस्लिम के बीच टेंशन शुरू हो गई थी, दलित्स डिमांड कर रहे थे। अब फिर से यूनिटी नाम की चीज नहीं थी कंट्री में, सेपरेट हो चुके थे सब कोई। दलित्स को चाहिए था, यानी SC SCs जो होते हैं
उन्हें चाहिए था, पहले उन्हें ऐसा अनटचेबल माना जाता था कि भाई ये तो दलित कास्ट के ये है वो है, तो उन्हें वैसा माना जाता था, तो अब उन्हें भी रिस्पेक्ट चाहिए थी सोसाइटी में। अब वो बोले हम तो दबके नहीं रहेंगे, हमें अब रिजर्वेशन से चलता आ रहा है ना इंडिया में रिजर्वेशन, जनरल वालों को तो कहीं कुछ समझा ही नहीं जाता है, तो रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो वो चीजें आ गई थी। लेकिन बी आर अम्बेडकर इनके साथ थे, एंड उसके बाद सिर्फ दलित से नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी टेंशन वापस से शुरू हो गई थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, खिलाफत कमेटी फेल हो चुकी थी। हिंदू मुस्लिम्स को लग रहा था कांग्रेस हमारे लिए है, हिंदू को लग रहा था हमारी पार्टी कौन सी है, और धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस की तरफ देश बढ़ रहा था, वैसे वैसे बहुत ज्यादा टेंशन हिंदू मुस्लिम्स के बीच बढ़ती जा रही थी, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ब्रेक हो गया। फिर आते हैं पूना पैक्ट एक्ट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दिए हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच ये पैक्ट साइन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी बी आर अम्बेडकर को दी गई, भीमराव अम्बेडकर को दी गई, एंड वे अलोंग विथ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें करीबन करीबन 300 मेंबर्स थे, वे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को रेडी हो गए। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने आगे बढ़ के, वे खुद एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने आगे बढ़ के रिजर्वेशन की डिमांड की महात्मा गांधी से। लेकिन महात्मा गांधी रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे और ज्यादा लोग डिवाइड हो जाएंगे, इंडिया के लोग जिनमें ऑलरेडी यूनिटी नहीं है, वे अगर ये पैक्ट आ जाएगा, रिजर्वेशन आ जाएगा, तो जितने जनरल्स उनको लगेगा हमारी प्रिविलेजेस छीन ली गई, हमारे साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा रिजर्वेशन ना करके हम कुछ और राइट्स दे देते हैं, लेकिन वे इसके सख्त खिलाफ थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरीके से ये हुआ। द दलित्स refused to participate in the movement without a separate electorate and reservation से, दलित्स ने भी मना कर दिया कि भाई हम आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट पे साथ नहीं देंगे, हम इंडिया के इंडिपेंडेंस में साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा क्या फायदा ऐसी इंडिपेंडेंस का, अगर इंडिपेंडेंस मिल भी जाती है हमें तो नहीं मिलेगी, हमें तो कोई राइट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा, हम आपका साथ ही नहीं देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास यहाँ पे एस टी एस सी जो दलित लोग थे उनको बोला गया, एंड साइन पूना पैक्ट विद कांग्रेस इन 1932। 1932 में पूना पैक्ट का ट्रीटी साइन हुआ था कांग्रेस के साथ भीमराव अंबेडकर का, कि भाई रिजर्वेशन लोगों को दिया जाएगा, और फिर इसी तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, और उनको भी लगा कि हाँ हमारी समाज में कोई इज्जत है। अब वंदे मातरम, यानी कि सारे, अब ये मूवमेंट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, सब लोग चाहते थे इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ना, और भारत को ना एक माता का के जैसे पोर्ट्रेट किया गया। देखो क्यों पोर्ट्रेट किया गया, हर बच्चा अपनी मम्मी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, वो चाहे किसी के लिए भी दुनिया में सेंसिटिव ना हो, किसी के लिए भी इमोशनल ना हो, किसी के साथ कनेक्शन फील ना करे, या किसी के लिए कुछ ना करे, लेकिन अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए हर कोई करता है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा बच्चा हो, हर कोई एक कनेक्टिविटी महसूस करता है अपनी मम्मी के साथ। तो इसीलिए आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में एक भारत ही ऐसा देश है जिसको एज अ माँ पोर्ट्रेट किया गया है। तो भारत माता की पिक्चर रिलीज की गई, कि ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा फीलिंग आए कि नहीं ये हमारी जमीन है ये हमारी माँ है, हमें इनके लिए कुछ करना है। वंदे मातरम के पोएम्स लिखे गए, स्लोगन्स लिखे गए, जय जय जय, वो सॉरी, नेशनल गीत लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता, सॉरी, अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई, और कॉलोनियल रूल से इंडियन सब फ्रीडम की ओर चले गए, और उसके बाद हमारी कंट्री को फाइनली 1947 में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस मिल गई। सो दिस वाज आवर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर।